हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल मुस्कुरा रहे होंगे, बिंदास होंगे। चलिए, तो इस सेशन में हम लोग कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे ना। तो प्रीवियस सेशन में हमने तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ा था, बट इस सेशन में हम लोग स्पेशली कंडक्शन पे फोकस करेंगे कि कंडक्शन है क्या ना, इसके क्या कारण है, क्यों कंडक्शन हमारा मटेरियल में होता है, और फिर हम लोग फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन पढ़ेंगे, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि कंडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जो किसी भी सब्सटेंस में होता है ना, जिसमें कि जो हमारा मोर इनर्जेटिक पार्टिकल है वो अपने एडजेसेंट पार्टिकल को, जो कि लेस इनर्जेटिक होता है, उसको वो एनर्जी ट्रांसफर करता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। मतलब उसके मॉलिक्यूल्स ना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, वाइब्रेशन की वजह से हमारा होता है। तो ये हमारा बेसिक मोड था कंडक्शन। मैंने बताया था कंडक्शन सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी में होता है, लेकिन मेनली ये किसमें होता है? सॉलिड में। तो आज हम लोग जानेंगे कि कंडक्शन का मेन रीजन क्या है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड को डिस्कस करेंगे, फिर लिक्विड एंड गैस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे सॉलिड में ना, इसके दो मेन कारण है, राइट। जो पहला कारण है वो है कि अगर आपके पास प्योर मेटल है तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन ध्यान रखना है, यह रीजन है वो सिर्फ प्योर मेटल के लिए है ना, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम हो गया, राइट ना। और दूसरा, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स जो है उसमें इंपॉर्टेंट हमारा होता है लैटिस वाइब्रेशन, राइट। तो आप अगर किसी भी सब्सटेंस के अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे तो वहां पे उसको आपका क्रिस्टल दिखेगा, उसका लैटिस दिखेगा ना, उसमें प्रेजेंट हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स दिखेंगे आपको, राइट। तो यहां पे जो दूसरा रीजन है वो है वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लैटिस ना। तो यहां पे समझना है कि जो मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन है लैटिस में वो इंपॉर्टेंट है। ये दो रीजन है हमारे सॉलिड के केस में, जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जिसमें कि हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन मोड में, राइट। ओके, अगर हम यहां पे लिक्विड और गैस की बात करें, राइट, तो लिक्विड और गैस में आप देख सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल हमारे ना दूर दूर होते हैं ना कंपेयर टू सॉलिड, तो इसमें जो रीजन है वो यहां पे वाइब्रेशन नहीं होगा। यहां पे जो हमारा रीजन आ जाएगा वो हो जाएगा कॉलिजन एंड डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल। चलिए, तो यहां पे जो है लिक्विड के केस में खास करके देखेंगे, वहां पे हमारा कोलिजन इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। तो जब वो कोलाइड करेगा तो वहां से एनर्जी का ट्रांसफर हमारा मोर इनर्जेटिक पार्टिकल से लेस इनर्जेटिक पार्टिकल की ओर होगा, ठीक है। लेकिन अगर गैस में देखेंगे तो गैस में तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, तो वहां पे डिफ्यूजन की मदद से ना यहां पे हमारा होगा कोलिजन इफेक्ट भी होगा बट कम होगा, राइट। तो यही कारण है कि गैस के मॉलिक्यूल्स काफी दूर होते हैं, तो जिसके वजह से गैस में कंडक्शन सबसे कम होता है। फिर हम लिक्विड में देखते हैं तो उसकी कंपैरेटिवली कम है, तो उससे बेटर स्थिति है। और सॉलिड में सारे मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, उसमें वाइब्रेशन काफी स्ट्रांग रहता है, वाइब्रेशनल एनर्जी काफी स्ट्रांग रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो है कंडक्शन मेनली आपको जो है कहां देखने को ज्यादातर मिलेगा, मोस्टली जो है आपको वह सॉलिड में देखने को मिलेगा, राइट। ये एक मैंने बेसिक आपको बताया कि कंडक्शन हमारा किस तरह से होता है किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर। अब हम लोग, ये तो कंसेप्चुअल पार्ट हो गया। जो हीट ट्रांसफर में मेन समझना है वो है इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस ना। तो जब तक आप इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं समझेंगे तब तक आपको काफी दिक्कत होगी। तो अब हम लोग जो है ना न्यूमेरिकल एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। अब कंडक्शन में हम लोग फूरियर्स लॉ को समझेंगे कि फूरियर्स लॉ क्या है और इसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे ना। फूरियर लॉ का जो एप्लीकेशन है वो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि अभी तक आप कंडक्शन को आपने थ्योरेटिकली समझा था, लेकिन जब उसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे ना, जब उसके रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए ना, जो कि आपको फूरियर लॉ प्रोवाइड करता है। तो कंडक्शन में मैंने बताया था मीडियम का प्रेजेंस मस्ट है ना, तो मीडियम की उपस्थिति में यहां पे हम लोग फूरियर लॉ को अप्लाई करेंगे। लेकिन फूरियर लॉ को समझने से पहले आपको कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को समझना होगा, जो कि उसके एजम्पशन का पार्ट है ना। तो फूरियर लॉ को समझने से पहले हम लोग उसके एजम्पशन को समझेंगे। जनरली एजम्पशन को कोई नहीं समझना चाहता है, जिससे बच्चों को दिक्कत होती है ना। और अगर आपका एजम्पशन क्लियर नहीं है तो आपका फिर बेसिक क्लियर नहीं होगा, और जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं बना पाएंगे। और जब हम एजम्पशन को हटा देते हैं तो वही क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट हो जाता है, जो कि अच्छे एग्जामों में पूछता है। तो सबसे पहले हम एजम्पशन को समझेंगे कि फूरियर्स लॉ में क्या क्या हमारे एजम्पशंस हैं, और उसी में बहुत सारे छोटे छोटे टर्म आएंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एजम्पशन को समझते हैं। राइट, आई राइट एजम्पशंस ऑफ फूरियर्स लॉ। दिस विल बी आवर टॉपिक। नाउ फर्स्ट एजम्पशन समझना है कि जो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, दैट मींस जो कंडक्शन में हीट ट्रांसफर हो रहा है वह हमेशा स्टेडी स्टेट कंडीशन में होता है। फर्स्ट समझना है कि कैसे होता है स्टेडी स्टेट कंडीशन। अब आपके लिए सबसे पहले इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या है ना। स्टेडी स्टेट कंडीशन जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होगा। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है ना, आप फ्लूइड में भी पढ़े होंगे स्टेडी फ्लो। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि जो टेम्परेचर का चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज जीरो। ध्यान से समझना होगा, मतलब टाइम चेंज कर रहा है, क्योंकि टाइम तो हमेशा बढ़ेगा ना, लेकिन वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट एज टाइम प्रोग्रेस। ठीक है, जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये टाइम पे डिपेंडेंट हो गया, ध्यान दीजिएगा, अगर ये टाइम पे डिपेंडेंट हो गया दैट मींस dt बटा dt इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनस्टेडी स्टेट कंडीशन या ट्रांजिएंट कंडीशन। तो हम लोग जो एनालिसिस करते हैं हीट ट्रांसफर में, वो हमेशा इस एजम्पशन के साथ करते हैं कि हमारा जो कंडक्शन हो रहा है वो किस अवस्था में हो रहा है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में। चलिए मैं इसको और एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं कि स्टेडी स्टेट क्या है और अनस्टेडी स्टेट क्या है। ठीक है, चलिए तो हम लोग उस एग्जांपल को देखते हैं। चलिए तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिंपल प्लेन वॉल है ना, चलिए 2D में देखेंगे तो प्लेन वॉल ऐसा दिखेगा, और 3D में देखेंगे ये कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, दिस विल बी योर थिकनेस, ये विड्थ है, दिस वन इज योर हाइट। चलिए तो ये हमारा थिकनेस है। मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। लेट्स सपोज T2 इज 500 डिग्री सी एंड T1 इज 1000 डिग्री सी, राइट। और डेफिनेटली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के बीच हीट ट्रांसफर होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, इस दिशा में अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब यहां समझना है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब है कि लेट सपोज मान लेता हूं मैं एट 2 PM, मतलब दिन के 2 बजे मैं देख रहा हूं कि यहां टेम्परेचर T1 मेरा कितना है 1000 डिग्री सी एंड T2 इज 500 डिग्री सी। डेफिनेटली टेम्परेचर अलग अलग होगा एक पर्टिकुलर टाइम में, नो डाउट, तभी तो हीट ट्रांसफर होगा। और अगर मान लीजिए थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद मैं अगर इसे देख रहा हूं और अगर ये मुझे फिर
इतना ही दिख रहा है, इस टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो देखिए टाइम तो 1 घंटा प्रोग्रेस हुआ लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर ना। यहाँ पे हीट ट्रांसफर स्टेडी स्टेट में हो रहा है। अब अगर यही अगर अलग हो जाए, मान लीजिए 3 बजे इसका टेम्परेचर आपको 800 डिग्री सी लगे ना, और दिस विल बी योर 400 डिग्री सी ना, टेम्परेचर अगर T1 T2 चेंज कर जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज, तो ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर अनस्टेडी स्टेट। आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ कि स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन क्या है। ओके, दिस इज योर फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट assumption of Fourier's law. Okay, now we'll go second. Okay, ये फिगर आने देते हैं, हमें इस फिगर की जरूरत होगी ना। तो सेकेंड जो हमारा है दैट इज द assumption कि जो डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर होगा दैट विल बी यूनिडायरेक्शनल ना। जो हीट ट्रांसफर हमारा होगा, ध्यान समझना है, वो यूनिडायरेक्शनल होगा ना। What do you mean by unidirectional? मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा। आई कैन से दैट इज वन डायमेंशनल ना। यहां पे जो है वो कैसा होगा, हीट ट्रांसफर वन डायमेंशनल होगा। वन डायमेंशन होने का मतलब आप जानते हो 3 डायमेंशन पॉसिबल है, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, ये 3 हमारा हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। तो हम मान रहे हैं कि सिर्फ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस ही हो रहा है, इस वॉल पे ही हो रहा है, राइट। ये जो हमारा वॉल है ना, यहां से यहां तक जो मॉलिक्यूल्स है इसी के बीच हो रहा है। ये इधर से भी तो हो सकता है, इसके पीछे वाले से भी हो सकता है, राइट। लेकिन हम वाई और जेड एक्सिस में हीट ट्रांसफर नहीं मान रहे हैं। ये फूरियर्स लॉ का सबसे बड़ा एजम्पशन है, सिर्फ हम वन डायमेंशन ले रहे हैं। आई कैन से दैट यहाँ पे जो हमारा Q होगा दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही होगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। माय थर्ड एजम्पशन इज कि हमारा जो हीट ट्रांसफर होगा उसमें कोई भी नो इंटरनल हीट जनरेशन। तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि सर ये हीट जनरेशन क्या होता है, राइट। तो इंटरनल मींस अंदर, तो इस प्लेन वॉल के इनसाइड ना कोई भी हीट अदर सोर्स से जनरेट नहीं हो रहा है ना। यहां पे जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो 100% सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन के वजह से हो रहा है, कोई अदर सोर्स से हीट जनरेट नहीं हो रहा है। अदर सोर्स से कैसे हीट जनरेट को समझेंगे। मान लीजिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक वायर गया है, राइट, जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक वायर गया है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली इसके चारों ओर ना एक हीट डेवलप होगा, I²R/T ना। तो अगर ये वॉल के अंदर एक तार है और उसमें करंट जाने की वजह से हीट जनरेट हो, तो वहां तो हीट जनरेशन उस वजह से भी हुआ। तो समझना है कि यहां पे ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। फूरियर लॉ जब भी हम लगाते हैं तो वहां पे हमारा एजम्पशन रहता है कि हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ओनली ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, नो इंटरनल हीट जनरेशन ड्यू टू अदर सोर्स ना। ओके, ये हमारा हो गया थर्ड वन। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। नाउ विल मूव फोर्थ वन। फोर्थ वन जो है ना वो हमारे लिए है कि जो मटेरियल है ना, जो मीडियम हमने सेलेक्ट किया है दैट शुड बी ना आइसोट्रॉपिक। कैसा होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक। अब कहेंगे कि सर ये आइसोट्रॉपिक क्या है, तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल अगर है इसका मतलब है कि इस मटेरियल में किसी भी डायरेक्शन में अगर हम इस मटेरियल की प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करें तो वह कांस्टेंट रहेगा किसी भी डायरेक्शन में। दैट मींस डायरेक्शन पे ये अभी इंडिपेंडेंट है ना। एक्स में जाए तो भी इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी, मान लेते हैं इस मटेरियल के प्रॉपर्टी जो है अभी फिलहाल के है, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा हूं तो भी के ही है, अगर मैं वाई डायरेक्शन में देख रहा हूं तो भी के ही है, जेड डायरेक्शन में देख रहा हूं तो भी के ही है ना। तो आइसोट्रॉपिक का मतलब है के इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शंस। यहां जितने भी डायरेक्शन हैं सब में हमारा थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, कांस्टेंट है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी हमारे इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि इस मटेरियल में हीट ट्रांसफर कितना अच्छे से होगा, इसकी क्वालिटी को बताता है, इसकी एबिलिटी को बताता है। ठीक है,
ओके, नाउ फिफ्थ वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है ना, इसके लिए इसको भी मुझे मिटाना पड़ेगा। फर्स्टली विल अंडरस्टैंड ना टेम्परेचर ग्रेडियंट। आवर फिफ्थ एजम्पशन इज ना इन फूरियर्स लॉ टेम्परेचर ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है? कांस्टेंट है। और ये जब कांस्टेंट है उसके वजह से ना इसका जो टेम्परेचर प्रोफाइल होगा दैट विल बी योर लीनियर ना, दैट विल बी योर लीनियर, राइट। लीनियर करने का मतलब है इक्वेशन विल बी स्ट्रेट लाइन ना, इक्वेशन विल बी स्ट्रेट लाइन लाइक y बराबर mx प्लस c, ठीक है। चलिए, तो समझना है कि प्लेन वॉल के केस में ध्यान रखना है, यहां पे हम लोग किसका केस ले रहे हैं? प्लेन वॉल का ले रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो प्लेन वॉल के केस में टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा आता है? लीनियर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिवर्सल क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आता है। नाउ अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है ना। तो सबसे पहले ग्रेडियंट का मतलब समझिए। ग्रेडियंट का मतलब ही होता है समथिंग बाय लेंथ ना, पर यूनिट लेंथ, राइट। तो यूनिट लेंथ के लिए अगर कोई चीज को देख रहे हैं तो वो उसका ग्रेडियंट हो जाएगा। जैसे कि फ्लूइड में हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट ना, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ ना। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम लोग पढ़ते हैं, राइट। उसी तरह यहां पे हमारा है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो बाय नेम इट सजेस्ट आई कैन से दैट टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट ना। डेल्टा एक्स क्या है? हमारा लेंथ हो गया ना, तो दिस विल बी योर dt बाय dx ना। dt हो गया चेंज इन टेम्परेचर और dx हो गया चेंज इन लेंथ। आई होप क्लियर है। चलिए, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट समझना क्या है? चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ ना, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, दैट इज योर टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब फूरियर्स लॉ कहता है कि जब हम फूरियर लॉ को लगाएंगे तो ये कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो अगर dt बाई dx कांस्टेंट है, अगर आप समझें, इफ आई एम राइटिंग dt बाई dx ना, दैट इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ना, सॉरी dt बाई dx इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसको इंटीग्रेट अगर आप करोगे तो dt विल बी सम कांस्टेंट, लेट्स सपोज आई टेक m इंटू dx, और यहां से अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं ना, तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर विल बी फंक्शन ऑफ x ना, m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा ना, यू गेट इंटीग्रेशन ना dx। तो जब भी होगा इसका इंटीग्रेशन x होगा, x का पावर 1 ही होगा। तो ना यू कैन से ना, यहां से आपको क्या मिल रहा है ना, कांस्टेंट है जिसके वजह से टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ना, फंक्शन ऑफ x। और ये कैसा इक्वेशन मिल रहा है हमको? स्ट्रेट लाइन जैसा। ये हमारा एजम्पशन है। तो अगर ये वैलिड हो रहा है, तो अगर प्लेन वॉल के केस में देखें तो dt बाई dx, तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं, समझिए यहां पे ना। अगर हम इसको प्लेन वॉल के केस में देखें तो मान लेते हैं दिस इज द 2 डायमेंशनल फिगर ऑफ ए प्लेन वॉल, दिस इज T1 एंड दिस इज योर T2 ना। हीट ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज योर टेम्परेचर प्रोफाइल, ध्यान रखना है, दिस इज योर टेम्परेचर प्रोफाइल। कैसा है? लीनियर मिल रहा है ना। बस आपको यहाँ पे जो है, अगर इसका स्लोप देखेंगे ना, अगर इसका स्लोप देखेंगे ये आपको थोड़ा 90 डिग्री से ज्यादा मिलेगा। अगर थीटा देखेंगे तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट मीन्स इसका स्लोप कैसा है ना, स्लोप इज निगेटिव, क्योंकि स्लोप बराबर क्या होता है? tan थीटा, दैट इज योर dy बाई dx। आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में ना। तो यहां पे अगर ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब tan थीटा निगेटिव कब होगा? मोर देन 90 होगा। इसीलिए इसका ग्राफ कैसा आपको मिल रहा है? डिक्रीजिंग ग्राफ ना। टेम्परेचर जैसे जैसे घट रहा है ना, और ये कांस्टेंट है, और ये मान लेते हैं कि ये इसका जो है थिकनेस है ना L। तो अगर ये कांस्टेंट है dt बाई dx, अगर इसका कांस्टेंट है ना, तो आपको समझना होगा, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं dt बाई dx, दैट कैन बी रिटेन है, चूंकि वन डायरेक्शन में ही हीट फ्लो हो रहा है ना, इसको लिखा जा सकता है dt t फाइनल माइनस t इनिशियल बाय सिंपली L। यहां पे t फाइनल क्या है? दिस t2 विल बी t फाइनल, t इनिशियल, तो लिख सकते हैं t2 माइनस t1 बाय L। और ध्यान रखना है dt बटा dx क्या निकल गया? इसको लिखा जा सकता है माइनस ऑफ t1 माइनस t2 बाय L। चलिए, माइनस क्यों आया? क्योंकि t2 जो है वो छोटा है, t1 बड़ा है, तो इसको लिख सकते हैं
ना, न्यूमेरिकल में हेल्प होगा। तो देखिए यहां भी जो dt बटा dx है क्या आया आपको, नेगेटिव आया। तो आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव क्यों आता है, तो उसका रीजन यही है क्योंकि हीट का फ्लो जो है वो डिक्रीजिंग टेम्परेचर की ओर हो रहा है। हीट का फ्लो कैसा हो रहा है, डिक्रीज। जैसे जैसे हम लोग लेंथ बढ़ा रहे हैं, एक्स इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, तो डेफिनेटली दिस प्रोपोर्शनल विल बी नेगेटिव। आई होप आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट क्लियर है। अगर ये सारा क्लियर है तो आप आसानी से फूरियर्स लॉ समझ सकते हैं। ओके, चलिए तो अब हम लोग जो है फूरियर लॉ पे आते हैं। चलिए, तो फूरियर लॉ को 2-3 तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। हमारे बहुत सारे बुक में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रहता है। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं। मान लेते हैं ये हमारा प्लेन वॉल है, ये मैंने 3D फिगर बनाया है क्योंकि एरिया को हमको समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर T1, दिस इज योर T2, ठीक है। चलिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, मटेरियल का K कांस्टेंट है। नाउ देयर इज टर्म ना कॉल्ड एरिया ना। अच्छा, चलिए उससे पहले फूरियर लॉ देखते हैं। तो फूरियर लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ, रेट ऑफ हीट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट, अब आप ये तो समझ रहे हैं कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, दैट इज नथिंग बट द dt बाय dx ना। ओके, अच्छा, अब रेट ऑफ हीट फ्लक्स। चलिए, तो यहां पे मैं आपको एक टर्म बताता हूं, हीट फ्लक्स क्या होता है ना। तो हीट फ्लक्स है टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर यूनिट एरिया ना, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर यूनिट एरिया ना। अगर यहां पे एरिया का मान 1 हो जाए तो उस केस में हम लोग उसे हीट फ्लक्स बोलते हैं। लेट्स सपोज मान लेते हैं कि ये Q अगर टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है ना, तो डेफिनेटली जो है ये एक सर्टेन एरिया के लिए होगा ना। तो दिस कैन बी रिटन एज हीट फ्लक्स इनटू एरिया ना। ध्यान रखना है ना, ये क्या है, दैट इज टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ध्यान रखना है, दिस इज टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक। दिस इज योर हीट फ्लक्स एंड दिस इज योर एरिया, सरफेस एरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट ट्रांसफर, राइट। तो Q को क्या लिखा जा सकता है, Q को यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना, कैपिटल Q बाय A, ठीक है। इसी को हमने 1 मीटर स्क्वायर लिखा तो Q बराबर K था ना। तो यहां पे समझना है हीट फ्लक्स क्या है, फॉर यूनिट एरिया जो भी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हीट फ्लक्स। ये याद रखना, ये कैसा है, यूनिट एरिया के लिए। तो इसको अगर हम टोटल एरिया के लिखें तो डेफिनेटली इट कैन बी रिटन एज Q डॉट बाय A बराबर सम कांस्टेंट इनटू dt बाय dx। चलिए, तो हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को K ले लेते हैं, जो आगे चल के हमारा थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगा। आई होप क्लियर है। अब यहां से अगर Q लिखेंगे, Q कंडक्शन, डेफिनेटली कंडक्शन से निकलेगा, तो फॉर्मूला विल बी K A dt बाय dx। और आपको मैंने बताया था कि टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज करेगा, तो डेफिनेटली dt बाय dx क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फूरियर्स लॉ ना। तो टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी K, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी, इंटू A हमारा सरफेस एरिया है, और dt बाई dx क्या हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है, राइट। चलिए, अब इसी को अगर हम प्लेन वॉल के केस के लिए लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, Q कंडक्शन दैट मस्ट बी इक्वल्स टू K A। नाउ माइनस dt ऑफ dx को लिखा जा सकता है T1 माइनस T2 बाय L, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हो, किसके लिए, प्लेन वॉल के लिए। याद रखना है, ये dt बटा dx माइनस dt बाई dx अभी तुरंत प्रीवियसली हमने निकाला था, T1 माइनस T2 बाई L। आई होप क्लियर है। चलिए, इसको पुट कर देंगे तो ये हमारा कंडक्शन का फॉर्मूला निकल गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, जहां पे समझना है के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, ए है एरिया, T1 माइनस T2 चेंज इन टेम्परेचर हुआ ना, और L हो गया थिकनेस। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, L क्या है, बहुत बच्चे से लेंथ समझ लेते हैं, नहीं ये लेंथ नहीं है, ये आपका क्या है, थिकनेस है। चलिए यहां पे एरिया को लेके बहुत बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान से देखेंगे कौन सा एरिया लेंगे ना। बहुत सारे बच्चे इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते, नहीं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं होगा। क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, ए को हम लोग बोलेंगे सरफेस एरिया, विच इज नॉर्मल, ध्यान से देखना है, विच इज नॉर्मल, या ब्रैकेट में लिखना परपेंडिकुलर ना, नॉर्मल टू द, ध्यान समझना है, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर ना। तो समझना है कि जब भी हम वन डायमेंशन में हीट ट्रांसफर करेंगे तो सरफेस एरिया कैसा लेंगे, जो डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, देखिए यहां पे डायरेक्शन हमारा इस तरह का है ना, तो इस पे जो परपेंडिकुलर एरिया मिले, डेफिनेटली दिस विल बी योर सरफेस एरिया। ये कभी भी क्रॉस सेक्शन नहीं होगा। चलिए ये आपको 2D में नहीं दिखेगा, ये 3D फिगर में समझना होगा। तो हमेशा विड्थ इंटू हाइट जो होगा वही उसका सरफेस एरिया होगा, जिससे हीट हमारा फ्लो करेगा, हीट ट्रांसफर। ठीक है, थिकनेस बिल्कुल भी ना, दिस विल बी योर एल, ये हमारा अलग होगा, इसका कोई यूज यहाँ पे नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा। और ध्यान रखना है, सरफेस एरिया हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसे, चलिए इसको एग्जांपल से समझिए ना। तो मान लीजिए कि ये हमारा जो है प्लेन वॉल है, ठीक है, ये हमारा प्लेन वॉल है, ये हमारा ये सरफेस है, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज योर सरफेस। ठीक है, अब हीट ट्रांसफर इस इंड से, ये जो इंड है हमारा, इस इंड से, इस इंड से इस इंड की ओर हो रहा है, इस दिशा में, राइट। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। नाउ विच एरिया विल टेक प्लेस, क्या हम ये एरिया लेंगे, नो, वी विल टेक दिस एरिया। ध्यान से देखिए, ये ऐसे जा रहा है तो इस पे एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसे होगा, राइट, दिस विल बी द परपेंडिकुलर एरिया। तो ये जो एरिया होगा, मैं आपके लिए ट्विस्ट कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, इधर वाला, ये वाला जो एरिया होगा हमारा सरफेस का, वो हमेशा हीट ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान रखिए, फिगर आपका एक्चुअल में है दिस एरिया। अब आप समझ सकते हैं 3D फिगर में, 2D में आपको नहीं दिखेगा ना, ये हमेशा ये एरिया होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हीट ट्रांसफर के लिए, ये एरिया कभी नहीं। तो ध्यान से, बहुत बच्चे से क्रॉस सेक्शन एरिया समझ लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं समझना है। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ एनालिसिस और करना चाहूंगा ना, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको और ध्यान देंगे कि कंडक्शन में जो हमारा हीट ट्रांसफर है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। अगर हम देखें, दिस इज द फंक्शन ऑफ विच 3 वेरिएबल, तो ध्यान से देखेंगे यहां पे हमारे पास 3 वेरिएबल है जिसपे की हीट ट्रांसफर डिपेंड करता है। देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। पहला, अभी मैं यहां पे पहले के को ले रहा हूं, बाकी सबको कांस्टेंट ले रहा हूं। आई कैन से दैट ना, ये हमारा मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज योर थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर सरफेस एरिया सेम है, टेम्परेचर ग्रेडियंट सेम है, चलिए आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मान लेते हैं हमारे पास एक एल्यूमिनियम है और हमारे पास एक मान लेते हैं स्टील है, राइट, दोनों का एरिया सेम है, दोनों का dt/dx सेम है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए किसमें हीट ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है, तो चूंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, A और dt/dx ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका K ज्यादा होगा, तो आप जानते हो एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन स्टील, स्टील से ज्यादा हमारा एल्यूमिनियम का कंडक्टिविटी होता है, इसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। तो पहला किस पे डिपेंड किया, मटेरियल प्रॉपर्टी पे। गुड, चलिए अब ये हमारा हो गया। नाउ दूसरा है सरफेस एरिया, राइट, सरफेस एरिया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगेन सरफेस एरिया, ध्यान समझना है। तो अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो डेफिनेटली हीट ट्रांसफर होगा। बचपन में भी आप देखते होंगे ना कि अगर आपको एक ग्लास में दूध पीने को मिलता होगा और काफी गर्म है, तो आप उसे क्या करते हैं, उसे जो है किसी प्लेट में फैला देते हैं ना, जिससे कि वो जल्दी ठंडा होता है। क्यों ऐसा होता है कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हो, हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा। तो हमेशा याद रखना है ना, अगेन हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो आपको क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह कर देगा, कहेगा कि मान लेते हैं हमारे पास 2 एल्यूमिनियम का प्लेन वॉल है, 2 एल्यूमिनियम का शीट है, एक का एरिया ना
x मीटर स्क्वायर है और एक का एरिया 4x मीटर स्क्वायर है, मतलब 4 गुना अधिक है। तो बताइए हीट ट्रांसफर किसमें होगा? तो ये 4 गुना एरिया अधिक है तो इसमें 4 गुना हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। आई होप आप समझ सकते हैं। तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा? किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। नाउ थर्ड इज योर, अब थर्ड पॉइंट को देखिए, डायरेक्टली आप टेम्परेचर ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं या इसे ब्रेक करके चेंज इन टेम्परेचर और 4 नंबर में हम लोग थिकनेस, उस पे भी लिखा जा सकता है। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा ना। तो यहां पे अगर ये बढ़ेगा तो क्यू भी बढ़ जाएगा, राइट। अब फोर्थ वन है, दैट इज योर थिकनेस। तो अगर हमारा सब कुछ सेम है दोनों केस में, मान लेते दिस इज योर केस 1 एंड दिस इज योर केस 2, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, कंडक्टिविटी सेम है, एरिया सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, बस थिकनेस का अंतर है। थिकनेस का कैसा अंतर होगा? मान लीजिए ये जो है इसका थिकनेस 10 सेंटीमीटर है और ये जो है इसका थिकनेस 20 सेंटीमीटर है। अगर सारे पैरामीटर कांस्टेंट है तो आप बताइए किसमें हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा? तो कंडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। तो थिकनेस अगर बहुत ज्यादा होगा तो हीट कंडक्शन क्या होगा? हमारा कम होगा। तो ये मोटा ज्यादा दिख रहा है, थिकनेस इसका ज्यादा है, इसमें हीट ट्रांसफर कम होगा। तो आप देख सकते हैं। चलिए, तो यहां पे अगर थिकनेस बढ़ेगा तो आपका ये घट जाएगा, एरिया बढ़ेगा, क्यू भी बढ़ जाएगा, के बढ़ेगा, क्यू भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है दो ही वेरिएबल हो, रेस्ट रिमेन क्या हो? हमारा कांस्टेंट हो। ये इस तरह से मैंने फूरियर लॉ का एनालिसिस आपके लिए कर दिया। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया ना, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बताया ना। थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग अगले सेशन में भी इसको क्लियर करेंगे, उस पर हम लोग एक लंबा सेशन लेंगे। फिर थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टेंस ना, फिर इसका ओम्स लॉ से एनालॉजी भी आपको सिखाएंगे कि इसका थर्मल सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे सिमिलर होता है। जैसे उसमें हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, इसमें सिमिलरली हमारा इसमें थर्मल रेजिस्टेंस होता है, इसमें भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उसमें भी था। तो बहुत सारी चीजों को हम लोग जानेंगे एनालॉजी के द्वारा। तो वो हमारा अपकमिंग वीडियो में आएगा, ठीक है। आई होप आपको फूरियर्स लॉ समझ में आया होगा, आप समझ सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल बनाने में आपको एक ही बात का ध्यान रखना होगा, वो है यूनिट का ना। यूनिट आप कैसे ध्यान रखेंगे तो उसको भी एक सेकंड की हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो Q का यूनिट क्या है? ध्यान से देखेंगे, दैट इज T1 माइनस T2 बाय सिंपली L। दिस इज योर फॉर्मूला। ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, तो हीट ट्रांसफर हुआ, हीट एनर्जी जूल, रेट हो गया तो जूल पर यूनिट टाइम, दैट इज वॉट। तो इसका यूनिट हो गया ना वॉट, ठीक है। ये हो गया मीटर स्क्वायर। चलिए, चेंज इन टेम्परेचर दैट इज योर केल्विन। L क्या हो गया? सिंपली योर मीटर ना, डिस्टेंस है। चलिए, और ये हो गया K। तो आप यहां से K का भी यूनिट निकाल सकते हो ना। यहां से अगर सॉल्व करोगे तो K का यूनिट मिल जाएगा वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। चलिए, ये सारे यूनिट है, तो ध्यान रखना है हमेशा SI यूनिट में लीजिए ताकि आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं। ये आपके लिए न्यूमेरिकल टिप्स था, टेक SI यूनिट ऑलवेज, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, हमेशा इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जनरली ऑब्जेक्टिव इसी पे आते हैं। तो आप सब देखो, ट्रेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ईश्वर करे इसी तरह खूब समझिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बिंदास रहिए, टॉपिक्स को अच्छे से समझिए, पढ़िए। पढ़ने में एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही मजा है। जैसे ही ये टेस्ट आपको लगेगा, आप दिन रात इसी के पीछे पड़े रहोगे, सब कुछ आप भूल जाते हैं जब आपको ना पढ़ाई का नशा चढ़ता है ना। चलिए, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जम के पढ़िए, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, इसी तरह खूब मेहनत करिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।